मुझे नाराजगी जाहिर करना है, वो उनके पास क्या विकल्प रहेगा? ये जारी होंगे उसके बारे में बताएंगे। और आचार संहिता का पालन करते हुए उम्मीद है कि हम सब लोग पुनः जिस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ विथ हायर वोटर टर्नआउट, मतदाताओं की संख्या में उनके प्रतिशत में इजाफा हुआ था, हमारा प्रयास है और उम्मीद है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक मतदान प्रतिशत के साथ हम लोग इस निर्वाचन को संपन्न कराएंगे। नए वोटर्स, सर बुजुर्ग वोटर और दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम की बात कहा गया है, वो प्रोसेस किस तरह से शुरू होगा, वो कैसे वो अप्रोच करें या आप उनसे अप्रोच करें? नहीं, जो दिव्यांग मतदाता हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग वोटर्स हैं, जिनकी आयु बुजुर्ग वोटर्स में 85 से ज्यादा है, 85 साल से ज्यादा आयु के जो बुजुर्ग मतदाता हैं और ऐसे दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे ज्यादा है, ये यदि विकल्प देते हैं, मतलब हम उन तक हमारा बीएलओ हर उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज्यादा है या जो दिव्यांग हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, और उनसे एक विकल्प लेते हैं कि क्या आप घर से वोट करना चाहेंगे या मतदान केंद्र से वोट करना चाहेंगे। यदि वो व्यक्ति ये विकल्प देते हैं कि हम घर से वोट करना चाहेंगे, होम वोटिंग की सुविधा का लाभ लेना चाहेंगे, तो उनके लिए हम होम वोटिंग की व्यवस्था करते हैं। विधानसभा निर्वाचन के दौरान भी लगभग 60,000 लोगों ने इस व्यवस्था का लाभ लिया था और ये प्रक्रिया लोकसभा के दौरान भी जारी रहेगी। इस बार बड़ा फोकस है आपका मॉनिटरिंग पर, सोशल मीडिया पर भी आप करेंगे, नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। किस तरह का गड़बड़ियां मिलती हैं जिस पर आपकी मॉनिटरिंग रहने वाली है? सोशल मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट माध्यम हो गया है सूचनाओं के आदान प्रदान का। तो जो आयोग के निर्देश हैं, जो प्रिंट मीडिया के लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए हैं, वही निर्देश सोशल मीडिया के लिए भी होते हैं कि हम किसी भी इस प्रकार के मैसेजेस या फीड्स उस पर शेयर नहीं करें जिससे किसी प्रकार का वैमनस्य बढ़ता हो या जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो। आजकल हम देखते हैं कि फेक न्यूज, डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो इनकी जांच के लिए भी, फैक्ट चेकिंग के लिए भी हमारे पास विधानसभा निर्वाचन के दौरान भी टीम थी और लोकसभा निर्वाचन के दौरान भी टीम तत्काल अस्तित्व में आ गई। अभी चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारा जो सेल है, जो जिसको एमसीएमसी हम के नाम से मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी का जो सेल है वो अस्तित्व में है। फैक्ट चेकिंग सेल अपना काम कर रही है। तो सभी चीजों पे काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना हो। सोशल मीडिया के माध्यम से यदि स्वस्थ प्रचार हो रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। चुनावी रैलियां, कैंपेनिंग, भाषण, जो पब्लिक मीटिंग्स है, यहाँ पर भी आप अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल, त्रिशूल, तलवार और ये सारी जो धार्मिक चीजें होती है, ये भी अब नहीं उपयोग होना है। किसी भी प्रकार की रैली में हथियारों का उपयोग प्रतिबंधित है। हम जानते हैं कि इसके तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में या पूरे स्टेट में एक तरह से 144 कलेक्टर्स के द्वारा लगा दी जाती है। उसमें रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं और चुनाव प्रचार की जो रैलीज होती हैं, जो सभाएं होती हैं या अदरवाइज भी जो कैंपेन होता है, आप जानते हैं कि उसके खर्चे का हिसाब रखा जाता है। उसकी टीम होती है, हमारी टीम होती है जो उसको वीडियोग्राफी करती है। तो उनसे भी अपेक्षा है कि जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका पालन किया जाए। और राजनीतिक दल भी इसमें सहयोग करते हैं, हम लोग उनको अवगत कराते हैं। कैंडिडेट्स भी जब अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उनको भी हम बुकलेट्स देते हैं, सारी चीजें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसका पालन कराया जाता है। इस बार पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने प्रत्याशी पहले घोषित कर दिए, लागू हो चुकी है, यानी अब से लेकर उनको क्या केवल परमिटेड व्हीकल्स पर ही जाना होगा? कितने नहीं। तो कैंडिडेट जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करता, इलेक्शन रूल्स के हिसाब से कैंडिडेट तब बनता है आदमी, कैंडिडेट की घोषणा और कैंडिडेट के द्वारा नॉमिनेशन फाइल करना, दोनों दो अलग अलग एक्टिविटी है। तो हमारे लिए इलेक्शन मशीनरी के लिए वो व्यक्ति जिस जब वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देता है, उसके बाद वो सारे जो प्रतिबंध या जो अपेक्षाएं हैं वो लागू हो जाती है। चुनाव कार्यालय के लिए भी यही है, पॉलिटिकल पार्टी जी चुनाव की घोषणा के बाद। सर, ये एक नई व्यवस्था दी गई है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कोई प्रत्याशी है तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना होगा, जवाब देना होगा कि आखिर क्यों उन्होंने इनको टिकट दिया है, तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? नहीं, ये नई व्यवस्था नहीं है, विधानसभा के दौरान भी ये अस्तित्व में था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे ये है और हम एक ऐप भी है जिसका नाम है नो योर कैंडिडेट,
तो जो कैंडिडेट है वो एक एफिडेविट फाइल करता है जिसमें वो अपनी संपत्तियों के विवरण के साथ साथ ये भी बताते हैं कि उन पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उस प्रकरण की स्थिति क्या है, यदि प्रकरण समाप्त हो गया है तो सजा हुई तो सजा का विवरण आदि आदि। और वोटर को जानने का हक है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कि वो कैंडिडेट का एक तरह से बैकग्राउंड क्या है। तो वो उस नो योर कैंडिडेट ऐप पे तो रहता ही है, जो हम लोग वो सारे उनके जो एफिडेविट्स उसको अपलोड करते हैं। उसके साथ साथ कैंडिडेट से अपेक्षा होती है कि उन चीजों को अखबार में प्रकाशित करे, टीवी पे उसको लाए, और पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षा होती है कि जब वो जो प्रकाशन करते हैं उसमें उनको ये भी बताना होता है कि उन्होंने इस क्रिमिनल बैकग्राउंड या इसके बावजूद भी इनका चयन क्यों किया। थैंक यू। इसके बाद की भूमिका आपके पूर्व मध्य प्रदेश। 26 अप्रैल को खजुराहो लोकसभा का चुनाव है। खजुराहो लोकसभा का चुनाव खजुराहो की जनता लड़ती है और जनता ने जो पहले भी आशीर्वाद मुझे दिया और इस बार फिर जनता के आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का अवसर जनता देगी, इसलिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं भी लगातार वहां भी पहुंचा हूं और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव भी हम एक इस बार इतिहास बनाएंगे। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। सर, मध्य प्रदेश में खजुराहो ही आपकी एक सिंगल सीट है जिसपे इंडिया गठबंधन के सपा को मिली है। कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़ करके भाग गई, लेकिन सपा या कोई भी हो, वहां जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बुंदेलखंड और खजुराहो का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और जो कुछ हम प्रयास कर सकते थे वो जो हुआ है, इसलिए जनता ये जानती है और जनता आशीर्वाद देगी और पुनः जनता के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मिलेगा। बाकी जनता ये सब इधर उधर के जो लोग हैं वो उन्हें कोई प्रत्याशी न मिलने वाले हैं और न इस प्रकार की कोई भी आए। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं और भारतीय जनता। बीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि खजुराहो की जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे कि भाई अब सोशल मीडिया को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम बातें कही गई और उन्होंने यहां पर फेक न्यूज को लेकर बड़ी चिंता जताई। इस चीज को कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो राजनीतिक पार्टियां भरपूर इसका इस्तेमाल करती हैं। न जाने कितने ग्रुप्स होते हैं, उनके जरिए न जाने कितनी जानकारियां दी जाती हैं और उसको ट्रैक करना कि भाई ये किस सोर्स से है, इसका मुख्य व्यक्ति कौन है, वो पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। जी देखिए, अभी सभी राजनीतिक दल जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एक पूरा सेल है और उसकी हर लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है। उनके वॉलंटियर्स हैं, उनके वॉलंटियर्स को जाके ट्रेंड किया जा रहा है कि उनको किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है, कैसे उसको देना है, किन किन प्लेटफॉर्म्स के सोशल मीडिया पर उनको जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सा कंटेंट देना है, किस समय देना है, ये सब चीजें भी बताई जा रही है। और कांग्रेस पार्टी भी इस चीज पे लगातार काम कर ही रही है और उनका काम हो ही रहा होगा। सारे राजनीतिक दल इस पे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ एक जो उसकी शायद इतना बड़ा टूल है प्रकाश जी कि अभी हमें विधानसभा चुनाव में वो जो मामा का श्राद्ध वाला एक पोस्ट था, कांग्रेस कहती रही कि हमारे हैंडल से नहीं आया है, लेकिन फिर भी उसको पूरे इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी की तरफ से बताया गया लगातार कि ये मामा का श्राद्ध करना चाहते हैं। इतने निचले स्तर पर पहुंच गए, उनके बेटे का भी उस पर रिएक्शन आया। जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और ये सोशल मीडिया इस समय एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया है परसेप्शन को बनाने का। और क्योंकि समय कम होता है इसलिए उसकी सफाई देने में ही समय निकल जाता है। आपको जब चीजें पता पड़ती है कि किस प्लेटफॉर्म कहां से आया है, कौन से सोर्स से आया है, किसने डाला है, तब तक तो चुनाव हो चुका होता है। इसलिए ये बड़ी सावधानी रखने की बात है और इसके ऊपर चुनाव आयोग कैसे नजर रखता है। एमसीएमसी कमेटी तो जरूर बनाई गई है, लेकिन एमसीएमसी कमेटी की जो जिले की टीमें हैं उसमें कितने काबिलियत के लोग हैं अब ये तो पता नहीं है और वो उन्हें किस तरह के सिस्टम को यूज करते हैं। मुझे भी एक बार एमसीएमसी कमेटी में काम करने का अवसर मिला है, तो उस समय तो हमारे पास इतने उपकरण हुआ नहीं करते थे उसको कंट्रोल करने के। अब पता नहीं क्या किस तरह के चीजों को वो कंट्रोल करते हैं, कैसे देखते हैं। और कई तरह के विज्ञापन भी आते हैं, कई तरह के कंटेंट जारी हो जाते हैं, कई घोस्ट कंटेंट बहुत सारे जारी हो जाते हैं जिनको
उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इतने सारे सर्वर डेवलप हो गए, फेक सर्वर डेवलप हो गए, क्लोन सर्वर डेवलप हो गए, जहां से चीजें चलती बिल्कुल हैं। ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी। देखिए प्रेम व्यास जी, स्थिति ये भी है कि लगातार सूचनाओं का जो प्रवाह है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इतने हैंडल्स हो चुके हैं, अब वो ओरिजिनल हैंडल कौन सा है या फिर ओरिजिनल वेबसाइट कौन सी है, फेक न्यूज के बारे में भी आज देखिए स्पेशली कहा गया कि उससे बचे। लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को भी एक तरीके का एक कहीं ना कहीं तंत्र खड़ा करना होगा जो फेक न्यूज को कहीं ना कहीं बचाए चुनावों में, और या फिर उसके लिए कड़े प्रावधान करने होंगे जिससे लोग कम से कम फेक न्यूज फैलाने से बचे? लगता है कि एक तो पार्टी को भी खुद को भी अपने स्तर पे कार्य करना चाहिए। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि संभव नहीं कि यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन अनुशासन समिति समय समय पर उनको अनुशासित करने का कार्य कर रही है और निश्चित रूप से कुछ कठोर नियम भी लाने चाहिए ताकि एक स्वच्छ चुनाव और एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण पूरे प्रदेश और पूरे देश में हो सके। तो मैं इस पक्ष में, इस पहलू में बहुत सकारात्मकता के साथ में जवाब दूंगा कि निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं इस विषय पर भी चिंता समय समय पर होना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को। लेकिन अगर कोई चीज गलत आ रही है, गलत हैंडल से आ रही है, तो उसको भी आपको लगता है कि उस तरीके से नहीं भुनाना चाहिए जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाए? मैं इसी परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा था, उस पर पूरा इलेक्शन नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जब कुछ कार्यकर्ता अति उत्साह के साथ में कुछ न्यूज़ को फैलाने का कार्य करते, और कुछ न्यूज़ तो उसमें वास्तविकता में सत्य होती। अगर मैं पूर्व की बात करूंगा तो ये कहा गया था कि कांग्रेस कार्यालय पर जो कालिक वाले फोटो भारतीय जनता पार्टी ने चिपकाए, जबकि बाद में ये सिद्ध भी हुआ कि वहां पर जो कैमरेज वगैरह थे उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं हुआ। तो मुझे लगता है झूठ की राजनीति नहीं होना चाहिए। स्वच्छता के साथ में जनता के मध्य में हम अपने कार्यों को लेकर जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं, हम हर बूथ पे जाने का कार्य कर रहे हैं, हम जनता के साथ में सीधे संवाद स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रपंच की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं इससे जरा कुछ इतर सवाल पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर प्रेम व्यास साहब से ही कि देखिए लड़ाई कैसी दिख रही है, क्योंकि आप तो भले ही अनुभव शुक्ला ये कह रहे हो कि उन्हें एज नहीं है, आपको एज नहीं है और वो भी लगातार मैदान में है, लेकिन कांग्रेस देखिए आपको सीधे वॉकओवर देने की स्थिति में नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि वो आपको सीधे वॉकओवर दे देगी, पूरी तरह से मैदान में है। एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ ये भी कि एक तरफ आप मोदी की गारंटी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस भी गारंटी के जवाब में अपनी गारंटी लेकर आई है, वो भी गारंटियों का ही जिक्र कर रही है। क्या लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, जो दो चीजें होती है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, जनता के मध्य में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आपने आवास निर्माण का कार्य के चुनाव के समय वादा किया था उसको पूर्ण किया कि नहीं, आपने शौचालयों के निर्माण का वादा किया था उसको पूर्ण किया कि नहीं, तो जनधन खातों की बात कर ले या भारत को सकारात्मक पहलुओं से जोड़ने की बात कर ले। आम जनता को जैसे आयुष्मान कार्ड, लगभग मेदांत हॉस्पिटल का रिकॉर्ड था कि 5 लाख ऑपरेशन हुए हृदय के, तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट होता है और वही पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स को हम जनता के मध्य में लेके जा रहे हैं। जैसे हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए जो गाड़ियां चलाई थी, निश्चित रूप से जो लोग योजनाओं से छूटे थे हमने उनको भी उन योजनाओं में सम्मिलित करने का कार्य करा। तो एक तरफ तो गारंटी जो पूर्ण हो रही है और एक तरफ पिछले 70 दशकों में जो गारंटियां दी गई, तो मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता अच्छे से समझती कि कौन गारंटी दे रहा है और कौन उसको पूर्ण कर रहा है। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के ही संदर्भ में अनुभव जी आपसे जानना चाहता हूं कि 2009 में जब केंद्र में आप लोगों की सरकार आई तब भी छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 1 सीट आप जीत पाए। 2014 में जब मोदी लहर थी तब 1 सीट जीत पाए। 2019 में जब आपकी राज्य में सरकार थी तब मुश्किल 2 सीट जीत पाए। तो छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन को लेकर इस बार कुछ उम्मीद है कि आप बेहतर कर पाएंगे? देखिए, आपने जो बात कही उसमें मैं एक चुनाव और जोड़ना चाहूंगा। 2003-2004 का चुनाव मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जब हमारी सरकार नहीं बनी थी 2003 में छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी हमने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हमें हार प्राप्त हुई थी विधानसभा चुनाव की बात करें। लेकिन 2004 में केंद्र चुनाव जब हुए थे, अटल बिहारी जी ने चुनाव पहले करा दिए थे और इंडिया शाइनिंग का नारा लेके वो केंद्र के चुनाव में गए थे, तब भी वो हारे थे। हमारी सरकार यूपीए की पहली बार तब बनी थी। इससे ये सिद्ध होता है, वैसे भी ये बात जनता समझदार है। मैंने लोकसभा का जिक्र किया है
तीनों मैंने मेरी पिछले बात आप पूरी सुनिए। हाँ। मेरा जवाब सुन लीजिए आप पहले। हाँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जनता ये बात को जानती है कि लोकसभा और विधानसभा दो अलग अलग चुनाव होते हैं। जनता समझदार है और सर, जनता मैं अपने विधानसभा हिसाब से से नहीं जो जोड़ रहा हूं, उसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ रहा हूं। मैं सिर्फ लोकसभा का जिक्र कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में हर बार आप पिछले 3 चुनाव से कमजोर क्यों रह जा रहे हैं। अभी जब आप उदाहरण दे रहे हैं तब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे सरकार कितनी सीटें हैं कितनी नहीं है। मैंने लोकसभा की सीटें बताई। अगर आपने सवाल मेरा सुना तो मैंने लोकसभा की सीटें बताई कि 2009 में केंद्र में आपकी सरकार आई थी, तब भी छत्तीसगढ़ में 1 सीट आपको मिली। इसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तब भी छत्तीसगढ़ में आपको 1 सीट मिली। 2019 में आपकी राज्य में सरकार थी, लेकिन फिर भी 2 ही सीट मिल पाई आपको। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आप मैं आपको यही बता रहा हूँ। आप जब 2009 की बात कर रहे हैं, 2013 की बात कर रहे हैं, तमाम 2018 की बात कर रहे हैं, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जनता समझदार है। वो विधानसभा और लोकसभा को चुनाव को अलग अलग तरीके से, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। और अभी मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ सीधे रूप से। 10 साल से तो मैं यही समझ रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको पसंद नहीं कर रही है कम से कम छत्तीसगढ़ की। आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो आप सुन लीजिए। समय कम है इसलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। और अब आगे देखना है कि किसके दावे कितने बेहतर साबित हो पाते हैं। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं